हेलो एंड वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे माइटोसिस के प्रोसेस को। तो माइटोसिस को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार सेल साइकिल को रिकॉल कर लेते हैं। तो ये है सेल साइकिल का इंटरफेस, जहाँ पे G1, S एंड G2 फेजेस में सेल ने अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर लिया है और अब ये एंटर करेगा इनटू M फेज ऑफ सेल साइकिल। तो बहुत सारे बुक्स में ना M फेज को माइटोसिस फेज भी लिखा हुआ है, बट एक्चुअली में ये माइटोसिस भी हो सकता है और ये मियोसिस भी हो सकता है, और ये डिपेंड करता है कि सेल का टाइप कौन सा है। तो हमारे बॉडी में 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं, सोमैटिक सेल और जर्म सेल्स। तो ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स में जो जर्म सेल्स होते हैं वो होते हैं एग एंड स्पर्म सेल्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। तो इन जर्म सेल्स को छोड़कर हमारे बॉडी में और जितने भी सेल्स हैं वो सारे सेल्स होते हैं सोमैटिक सेल्स। सोमा का मतलब होता है बॉडी, तो सोमैटिक सेल्स का मतलब होता है बॉडी सेल्स। तो जितने भी सोमैटिक सेल्स होते हैं ये सारे डिप्लॉयड होते हैं, दैट मीन्स इनमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और सोमैटिक सेल्स का डिवीजन माइटोसिस के थ्रू ही होता है। सोमैटिक सेल्स माइटोटिक डिवीजन के बाद 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि डिप्लॉयड होते हैं, और जर्म सेल्स का डिवीजन हमेशा मेयोसिस के थ्रू ही होता है। जब जर्म सेल्स का मेयोटिक डिवीजन होता है तो वो प्रोड्यूस करते हैं 4 नंबर्स ऑफ हाफ्लॉइड डॉटर सेल्स। माइटोसिस कैसे होता है? तो माइटोसिस के 2 फेजेस होते हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस एंड काइनेसिस का मतलब होता है टू डिवाइड। दैट मीन्स यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और 2 आइडेंटिकल न्यूक्ली बन जाते हैं। फिर होगा साइटोकाइनेसिस, दैट इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। दैट मीन्स इक्वल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म एनसर्कल करेगा जो न्यूली फॉर्म न्यूक्लियस है उनको, एंड फाइनली ये सेपरेट होंगे एंड प्रोड्यूस करेंगे 2 डॉटर सेल्स जो कि होंगे आइडेंटिकल। कैरियोकाइनेसिस 4 फेजेस में होता है और इन फेजेस का नाम है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। प्रो का मीनिंग होता है फर्स्ट, तो प्रोफेज जो है वो माइटोसिस का फर्स्ट फेज होता है। अर्ली प्रोफेज में क्रोमोसोमल मटेरियल का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो शॉर्ट एंड थिक हो जाते हैं। और एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ था एंड साथ ही साथ सेंट्रियोल का भी रेप्लिकेशन हुआ था। दैट मीन्स सेल में जो एक सिंगल सेंट्रियोल था, अब एस फेज में वो ऑलरेडी 2 हो चुके हैं। तो ये सेंट्रियोल क्या होता है? तो देखो, साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस के पास में एक स्पेरिकल सेल ऑर्गेनेल होता है जिसका नाम होता है सेंट्रोसोम, और इसी सेंट्रोसोम के अंदर होते हैं सेंट्रियोल। इंटरफेज का जो एस फेज था उसी फेज में ये सेंट्रियोल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेंट्रियोल्स बन जाते हैं। अर्ली प्रोफेज में ये दोनों न्यूली फॉर्म डॉटर सेंट्रियोल ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड जब तक लेट प्रोफेज आता है तब तक ये दोनों ऑपोजिट पोल में पहुंच जाते हैं। सो प्रोफेज के एंड होते होते हमें ये देखने को मिलता है कि जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो कंडेंस हो जाता है और एक कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम फॉर्म करता है, जिसमें 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच्ड होते हैं सेंट्रोमियर से। इसी स्टेज में न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसइंटीग्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ कैरियोकाइनेसिस होना है, दैट मीन्स न्यूक्लियस का डिवीजन होना है। तो अगर न्यूक्लियस का एनवेलप इंटैक्ट रहेगा तो वहाँ पे रिजिडिटी रहेगी और वो न्यूक्लियस को डिवाइड होने नहीं देगा। दैट इज़ द रीज़न कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे डिसअपियर हो जाता है। फिर यहाँ पे बनेंगे स्पिंडल फाइबर्स। तो अब ये स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं? तो देखो, मैंने बताया था ये दोनों डॉटर सेंट्रियोल अभी सेल के अंदर है जो कि ऑपोजिट पोल के तरफ मूव कर रहे हैं। इन सेंट्रियोल से अब प्रोटीनियस ट्यूब्स निकलनी स्टार्ट होंगी जिसको हम बोलते हैं माइक्रोट्यूबुल्स या फिर स्पिंडल फाइबर। तो ये जो स्पिंडल फाइबर है ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमारी क्रोमोसोम्स को अलाइन करने में हेल्प करता है ताकि वो डिवाइड हो पाए। तो अब हम देखते हैं मेटाफेज को। तो अर्ली मेटाफेज में जो क्रोमोसोम्स हैं वो सारे सेंटर में अलाइन होना स्टार्ट कर देंगे, एंड लेट मेटाफेज तक ये सारे क्रोमोसोम्स लाइन अप हो जाते हैं इन वन प्लेन एट द इक्वेटर। अब हर एक क्रोमोसोम अटैच होगा उन स्पिंडल फाइबर से जो कि सेंट्रियोल्स ने प्रोड्यूस किया था। तो और ये अटैचमेंट होगा कैसे? तो इसके लिए सेंट्रोमियर जो कि दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स को अटैच करके रखता है,
उसके सरफेस पे दोनों साइड में डिस्क शेप स्ट्रक्चर होते हैं जो कि होते हैं काइनेटोकोर्स, और यही काइनेटोकोर्स ही सर्व करते हैं एज साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स टू क्रोमोसोम्स। तो अब हम आ जाते हैं एनाफेज में। तो अर्ली एनाफेज में सेंट्रोमियर, जिसने कि दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स को अटैच करके रखा था, वो अब डिवाइड हो जाएगा, जिसकी वजह से हर एक क्रोमोसोम का जो सिस्टर क्रोमैटिड है वो सेपरेट हो जाएगा। अब जो स्पिंडल फाइबर से उनका कॉन्ट्रैक्शन होगा और वो शॉर्ट होने लगेंगे, जिसकी वजह से इन स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच्ड सिस्टर क्रोमैटिड्स अब ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे। लेट एनाफेज में एनिमल सेल्स का जो आउटर मेम्ब्रेन है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, उसके मिडिल में एक क्लेफ्ट या फिर एक क्लीवेज बनना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस के बाद में साइटोप्लाज्म को भी डिवाइड होना है, तो उसी की प्रिपरेशन यहाँ पे सेल ने स्टार्ट कर दिया है। तो अब हम आ जाते हैं कैरियोकाइनेसिस का जो लास्ट फेज है, दैट इज टेलोफेज पे। तो टेलोफेज में 2 सेट्स ऑफ क्रोमैटिड्स ऑपोजिट पोल में पहुंच चुके हैं। तो अब यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स डिसअपीयर हो जाएंगे और क्रोमैटिड्स थिन आउट होंगे और थ्रेड लाइक क्रोमैटिन फाइबर्स बन जाएंगे। ईच सेट ऑफ क्रोमैटिड्स के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म होगा और न्यूक्लियस रीअपीयर होंगे। जो क्लीवेज सेल मेम्ब्रेन में लेट एनाफेज में बनना स्टार्ट हुआ था, वो यहाँ पे थोड़ा सा और डीप हो जाएगा। तो यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन हो चुका है, दैट मीन्स कैरियोकाइनेसिस ओवर हो गया है। एक सिंगल न्यूक्लियस से हमारे पास अभी 2 डॉटर न्यूक्ली बन चुके हैं। तो नेक्स्ट अभी होना है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो सेल मेम्ब्रेन में जो क्लीवेज बना था, वो क्लीवेज यहाँ पे और डीपन होगा और ये डीप होके पूरी तरीके से साइटोप्लाज्म को डिवाइड करेगा एंड 2 सेपरेट डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है माइटोसिस का प्रोसेस। तो आपने देखा एक सिंगल मदर सेल से यहाँ पे 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हुए और दोनों ही डॉटर सेल्स आइडेंटिकल है, दैट मीन्स 2n सेट ऑफ क्रोमोसोम मदर सेल में था, तो ईच डॉटर सेल में भी 2n सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं।